भागीदार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन का करेंगे उद्घाटन। एक्सपो 2020 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश की छवि पेश करेगा भारत। और खेल के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास। जड़ा टेस्ट करियर का पहला शतक। डिनर तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 232 रन। और पेरू के लीमा में चल रही ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। युवा निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक किया अपने नाम। वहीं 10 मीटर एयर राइफल में रुद्राक्ष पाटिल ने रजत, जबकि रमिता ने जीता कांस्य पदक। और उपराष्ट्रपति वयोनमन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। परिवार का कर्तव्य है और सरकार का कर्तव्य है। लोगों में जो क्षमता है उसको समझ के उसको सदुपयोग करने के लिए प्रयास करना ये सरकार का कर्तव्य है। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अर्लियर मिनिस्टर Tawarchand Gehlot ji, and before that the other ministers, they in fact all of them have done a commendable job, and the ministry's officials also are doing a commendable job. But what is important is announcement, pronouncement, enunciation of the programs is one good thing. But their implementation at the grassroots level, that is very important. The officers at the lower level, you know, these programs are also implemented, supplemented by the efforts of the state governments. State governments and local bodies must get more actively involved. And I urge upon the NGOs to oversee the implementation of these programs periodically and then start sending reports. Now we are in a digital age. You have email, you have SMS, you have WhatsApp. You can visit the well-meaning people, particularly youngsters, can visit certain institutions run with the support and run by the government and see whether the benefits that are planned, sent, funded by the government is reaching the people or not. Because we are a huge country, 130 crore population, we have number of states, we have different languages, and then it is our duty to see that this reaches everybody, the schemes. And I hope from time to time periodical reviews are being taken up by the officers and by the ministers to see that these programs are implemented in letter and spirit, and see to it that the Prime Minister's desire for egalitarian society and also our age-old principle of Sarve Jana Sukhino Bhavantu, that everybody should live in happiness. Everybody should live in harmony. That is our culture. That is our tradition. So we should all see to it that that is implemented in all levels with all sincerity. I would like to convey my thanks to the Minister, Sri Virendra Kumar ji, and also to his other junior ministers, Sri Ramdas Atware ji, Srimati Pratibha Bhaumik ji, Sri सुब्रमण्यम जी, सचिव और अन्य अधिकारी, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन लोगों ने मुझे आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया है। आप सबको भी मेरा शुभकामना है। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वयोनमन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृद्धजनों के लिए जो भी योजनाएं हैं वो उन तक सही तरीके से पहुंचे, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और इस अवसर पर वयो राष्ट्र पुरस्कार भी प्रदान किए गए। और मिड डे प्राइम का आगाज करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में जल प्रबंधन सुधार के लिए अमृत 2.0 की शुरुआत भी की गई। इस कार्यक्रम में अमृत 2.0 का आगाज हुआ है। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 वीडियो भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की ओर आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांव से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। बाबा साहब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने मिशन अमृत के विषय में बोलते हुए कहा कि मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट को बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला ना गिरे। शहरों में 100% लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो, शहरों में सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। पीएम मोदी ने देश को खुले में शौच मुक्त करने की बात करते हुए कहा कि 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा भी किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह शहर को मुक्त बनाना। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है।
कूड़ा प्रबंधन पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत हर दिन करीब 1 लाख टन वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेस्ट का 20% से भी कम प्रोसेस होता था। आज हम करीब 70% डेली वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमें इसे 100% तक लेकर जाना है। भारत हर दिन करीब 1 लाख टन वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेस्ट का 20% से भी कम प्रोसेस होता था। आज हम करीब करीब 70% डेली वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। 20 से 70 तक पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें इसे 100% तक 100% तक लेकर जाना ही जाना है। वहीं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों को पानी और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई समस्याओं का समाधान किया है। आज हर घर में इज्जत घर है, जो कि हमारी माताओं बहनों के लिए सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का एक प्रतीक है। ये शौचालय इस बात के भी प्रतीक है कि यदि सक्षम नेतृत्व हो तो असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शौचालयों के निर्माण से महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा मिली है। 2015 से पहले सुरक्षित पेयजल तक पहुंच और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सेप्टेज एक बड़ी समस्या थी। आज हमने 1 लाख से अधिक शहरों की आबादी वाले 500 अमृत के शहर में अमृत के माध्यम से खासकर गरीब और वंचित सभी लोगों के लिए पानी और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। और अब बात करते हैं ताजा खबर की। जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति के लिए किसान महापंचायत की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ चुका है तो धरने प्रदर्शन का कोई औचित्य ही नहीं है। अदालत ने किसान संगठनों से कहा कि अगर आपको अदालत पर भरोसा है तो प्रदर्शन करने के बजाय आप जल्द सुनवाई की मांग करें। जस्टिस एएम खनविलकर ने कहा कि शहर की सीमा पर पहले ही सड़कों को बंद किया जा चुका है और अब आप शहर के केंद्र में भी धरना देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके संगठन का किसी भी तरह आपत्तिजनक व्यवहार नहीं रहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे हलफनामा दाखिल करें कि किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधि में वे शामिल नहीं रहे हैं। 4 अक्टूबर को कोर्ट मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस विषय पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़ रहे हैं। विकास, अगर आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात करें, क्या ज्यादा जानकारी है, क्या कहा अदालत ने आज? जी रजनी, किसानों का एक जो संगठन है वो ये चाहता था कि उनको जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन या जिसको सत्याग्रह कह रहे हैं, सत्याग्रह करने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान कुछ टिप्पणियां की और ये कहा कि जो पूरा मामला है कोर्ट के सामने है और ऐसे में अगर आपको कोर्ट पे भरोसा है तो आप बजाय किसी तरह के प्रदर्शन के कोर्ट से ये मांग करें कि इस मामले पर जल्द सुनवाई हो। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है रजनी कि जो कोर्ट में जो मामला लंबित है सुनवाई के लिए वो दूसरी बेंच के सामने है। ये जो याचिका थी वो जस्टिस खनविलकर की पीठ के सामने आई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप जल्द सुनवाई की मांग करें और एक इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो हम देख रहे हैं कि सीमा पर जिस तरह से दिल्ली यूपी की सीमा पर जिस तरह से धरना चल रहा है उससे पहले ही एक तरीके से स्ट्रैंगुलेट कर दिया है आपने ट्रैफिक को, उसको बिल्कुल दबा दिया है और अब आप चाहते हैं कि शहर के केंद्र में भी आपको अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने 2-3 बातें यहाँ पर कही हैं कि ऐसा पाया गया है कि कुछ जगहों पर जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पर हिंसा भी की गई थी प्रदर्शनकारियों की ओर से। इसीलिए सबसे पहले आप एक हलफनामा दें कि आप इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं। जो भी आपकी मांगे हैं
वो आप एक एफिडेविट में पहले ये डिक्लेरेशन दीजिए कि किसी तरह के वायलेंस में शामिल नहीं रहे। इसको आप अटॉर्नी जनरल के साथ भी साझा करें, अपनी याचिका को और इस एफिडेविट को भी, और उसके बाद कोर्ट 4 अक्टूबर को दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन कोर्ट ने टिप्पणियां आज इस बात को लेकर जरूर की कि जो पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है अलग अलग जगहों पे, उससे पूरा जो दिल्ली के अंदर आने का जो रास्ता है, एंट्रेंस है, वो पूरी तरह से बाधित हुआ है और इसको लेकर के इस किसानों को दोबारा सोच विचार करना चाहिए। जी विकास, जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि किसी भी तरीके की आपराधिक या अवांछित जो गतिविधि थी उसमें वो सम्मिलित नहीं थे, लेकिन हमने देखा है बॉर्डर पे झड़पें भी हुई है और आम लोगों को परेशानी भी हुई है। क्या आम लोगों की परेशानी और दिक्कतों का जिक्र भी आया है सुनवाई के दौरान? बिल्कुल, यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि आपने एक तरीके से, कोर्ट ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो कहा कि यू हैव ऑलरेडी स्ट्रैंगुलेटेड द सिटी, यानी आपने पूरा तरीके से जो लोग आते जाते हैं दिल्ली से यूपी या यूपी से दिल्ली, वो आपने उन सड़कों को पूरी तरह से उनको बंद कर रखा है। और इसके अलावा कोर्ट ने जो वायलेंस था उसको लेकर भी टिप्पणी की कि हमने खुद देखा है कि कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने लोगों के साथ मारपीट की, कुछ इस तरह की गतिविधियां भी हुई। इसलिए आप सबसे पहले ये बताएं कि आप इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल तो नहीं हैं, तभी कोर्ट आगे इस पूरे मामले को एंटरटेन करेगा। अगर ये इस तरह किसी भी तरह की हिंसा में ये भी संगठन भी पहले शामिल रहा है तो कोर्ट शायद सुनवाई ही ना करे। इसीलिए वो हलफनामा में ये बात चाहते हैं, डिक्लेरेशन चाहते हैं कि आपने अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं किया है, कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो या आपने किसी के साथ किसी तरह की मारपीट की। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृति, लद्दाख के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनिया भर में किए जाने की जरूरत है। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस-नहस, कई लोग बेघर। दादी, पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहल करो, शुरुआत करो, करो। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अब भी चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ
भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को तलब किया है। सीबीआई ने देशमुख और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को हटाए जाने के बाद देशमुख के खिलाफ आरोप सामने आए थे। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी भी सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,727 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 28,240 कोरोना मरीज सेहतमंद हुए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.86% हो गई है। वहीं देश में कोरोना टीकाकरण अभियान भी सफलतापूर्वक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 89 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के 258वें दिन गुरुवार को 64 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर पीठसैंण में गढ़वाली की मूर्ति और स्मारक का अनावरण करेंगे। पीठसैंण में इस समारोह की तैयारी जोरों पर चल रही है। प्रदेश में आयोजित हो रहे इस महत्वपूर्ण समारोह की तैयारियों के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत भी अपने मार्गदर्शन में इसकी देखरेख कर रहे हैं। इस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घसियारी योजना का शुभारंभ भी करेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि पे एक भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें हमने एक स्मारक बना रखा है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। उनकी मूर्ति का भी लोकार्पण किया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि हम जितने लोग शहीद हुए हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं, गढ़वाली जी के परिवार को भी सम्मानित कर रहे हैं। और देश के रक्षा मंत्री जी खुद यहाँ आ रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही अनुराग ठाकुर ने पौधारोपण भी किया। गंदगी मुक्त भारत का आह्वान। और रुक करते हैं अगली खबर का। दुबई एक्सपो 2020 गुरुवार से शुरू हो गया है। इस एक्सपो में दुनिया के करीब 192 देश शिरकत कर रहे हैं। एक्सपो 2020 में भारत एक बड़ा भागीदार देश है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। एक्सपो 2020 में भारत पवेलियन कोविड के बाद की दुनिया में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर गतिशील भारत की यात्रा को प्रदर्शित करेगा। पवेलियन घरेलू और विदेशी निवेशकों के सामने न केवल जीवंत भारतीय संस्कृति को और इसके अतीत को बल्कि इसकी क्षमता और अवसरों को भी प्रदर्शित करेगा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्विट्जरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान भारत और स्विट्जरलैंड के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने के लिए ज्यूरिख आधारित इंडो-स्विस केंद्र की पहल इंडो-स्विस कनेक्ट को लॉन्च किया। लॉन्च समारोह में भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारतीय समुदाय का प्रत्येक सदस्य भारत का राजदूत है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारतीय समुदाय ने स्थानीय समाज में अच्छी तरह से खुद को आत्मसात किया है और फिर भी गर्व से वे वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावना में भारतीय संस्कृति को साझा कर रहे हैं। उन्होंने संस्कृति और वाणिज्य में भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को बढ़ाने के प्रयासों के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। यही भारतीयों की खासियत है कि जहां पर भी रहते हैं they assimilate very well in the society of their adoption and yet remember their roots and culturally remain connected to their country of origin, and that is what is the true message and true global message of peace. The peace, the goodness, the goodwill and well-being of all humans, because no other person will talk of
Vasudev Kutumbakam. The best is what we reserve for our guests, not for ourselves. That is our culture. और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। जीएसटी कलेक्शन में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.12 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बीते साल सितंबर 2020 के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन 23% अधिक रहा है। वहीं केंद्र ने राज्यों को जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए 22,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लिपिक भर्तियां और अब से विज्ञापित भर्तियों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराए जाने की अनुशंसा की है। ये निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लिपिक ग्रेड की परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराए जाने के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। आईबीपीएस द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं को समिति की अनुशंसा आने तक के लिए रोक दिया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिक परीक्षा आयोजित करने का ये निर्णय आगामी भारतीय स्टेट बैंक की भर्तियों पर भी लागू होगा, जो पहले से विज्ञापित भर्तियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद होगा। और 11,000 से अधिक भंडारकों ने केंद्र के पोर्टल पर उनके पास उपलब्ध दालों के भंडार का ब्यौरा दिया है। 20 सितंबर को उपभोक्ता कार्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल में कुल 11,635 भंडारकों ने पंजीकरण किया और 30,97,694 मीट्रिक टन से अधिक दालों के भंडार की पुष्टि की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी कर रहा है। और अब बात करते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिसंबर की शुरुआत तक काम बंद होने की स्थिति को टाल दिया है। इस वित्त विधेयक से सरकारी कामकाज के लिए बजट निर्धारित किया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी होता है। विधेयक पास न होने पर अमेरिका में कामकाज ठप हो जाता और हजारों सरकारी कर्मचारियों को अवैतनिक छुट्टी लेनी पड़ती। और स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकल रहा लावा अटलांटिक महासागर तक पहुंच गया है। इस घटना के बाद से जहरीली गैसों के निकलने की आशंका को देखते हुए कैनरी द्वीप समूह में अग्निशामकों ने एक वायु गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण किया। ला पाल्मा ज्वालामुखी से 10 दिनों से अधिक समय से राख, धुआं और लावा निकलने के कारण आसपास के तटीय इलाके में गैसों के विशाल बादल बन गए। जहरीली गैसों की आशंका के बावजूद स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि इस इलाके में स्थिति सामान्य हो गई है और यहां हवा सांस लेने के लिए अब सुरक्षित है। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बेघर हो चुके 6,000 से अधिक लोग अभी तक अपने घरों को नहीं लौट सके हैं। ज्वालामुखी से 800 से ज्यादा इमारतें भी नष्ट हुई हैं, जबकि केले के बागानों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं इक्वाडोर के राष्ट्रीय पुलिस बल ने कहा है कि सैकड़ों अधिकारियों को उस जेल रवाना कर दिया गया है जहां एक मुठभेड़ में कम से कम 116 कैदियों की मौत हो गई है और लगभग 80 घायल हो गए थे।
इक्वाडोर की पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उसने दक्षिण अमेरिकी इतिहास में मंगलवार की सबसे घातक हिंसा के बाद देश की सबसे बड़ी जेलों में से एक में व्यवस्था बहाल करने के लिए 400 अधिकारियों को रवाना किया है। अधिकारियों ने जेल में हुए मुठभेड़ में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और अपराधियों तक पहुंचने के लिए जेल की कोठरियों की तलाशी ली। पुलिस कमांडर तान्या वरेला ने बताया कि अपराधी अंदर हैं और वे सशस्त्र हैं, जबकि पुलिस नियंत्रण हासिल करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगी। इस बीच कैदियों के रिश्तेदार भी प्रियजनों के बारे में जानकारी लेने के लिए जेल के बाहर इकट्ठे हो गए, जबकि पुलिस जांचकर्ताओं ने परिवार के सदस्यों से कैदियों की तस्वीरें या अन्य विवरण मांगे ताकि उन्हें शवों की पहचान करने में मदद मिल सके। और YouTube ने कोरोना वैक्सीन को लेकर दी गई गलत जानकारियों को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला किया है। YouTube ने कहा है कि उन चैनल को भी बैन किया जाएगा जो वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। YouTube ने कहा कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर मेडिकल से जुड़ी गलत सूचना पॉलिसी का विस्तार कर रही है, जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से सुरक्षित और प्रभावी होने की पुष्टि की है। सोमालिया में कोरोना मरीजों के लिए पहला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। सोमालिया के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट से कोरोना महामारी के दौरान रोगियों को काफी मदद मिलेगी। सोमालिया में सरकार चिकित्सा ऑक्सीजन के संचालन और रखरखाव के लिए विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करेगा। सोमालिया के एक फाउंडेशन ने घोषणा की है कि कोरोना अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन का आवंटन किया जाएगा। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सुख समृद्धि शांति के लिए भारत के लिए प्रेरक बन सकता है, भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उसके पुराने उन महान दिवसों को लौटाने का हम सब प्रयास करें। उन प्रयासों को लेकर के ये जो नई व्यवस्था बनी है वो सीधे सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा करेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं खेल जगत की खबरें गौरव के साथ। तो गौरव, खेल जगत की हलचलों में आज क्या है खास? शुक्रिया रजनी। और खेल जगत की खबर की अगर शुरुआत करें रजनी, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज भारतीय शूटर्स का जो था वो काफ़ी दमखम देखने को मिला। पेरू के लीमा में चल रही ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने गुरुवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की ओर से युवा निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं इसी इवेंट में ईशा सिंह ने रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारत की ओर से युवा निशानेबाज रुद्रांश पाटिल और रमिता ने रजत और कांस्य पदक हासिल किए। रुद्रांश ने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता तो रमिता ने 10 मीटर एयर राइफल महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं एक अन्य युवा महिला निशानेबाज गनीमत सिखौन ने महिलाओं की स्कीट में रजत पदक हासिल किया। तो एक बेहतरीन और एक अच्छा दिन रहा भारतीय शूटर्स के लिए गुरुवार का दिन। अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने अपने पहले दिन के स्कोर 1 विकेट पर 132 रन से आगे खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 273 रन बना लिए हैं। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने शतक जड़ इतिहास रच दिया। स्मृति के टेस्ट करियर का ये पहला शतक रहा। मंधाना 127 रन बनाकर गार्डनर की गेंद पर मैकग्राथ को कैच दे बैठी। भारतीय टीम का तीसरा विकेट पूनम राउत के रूप में सामने आया, जो 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। भारतीय महिला टीम पहली बार पिंक बॉल टेस्ट में मुकाबला खेल रही है, जबकि वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम नवंबर 2017 में पिंक बॉल से टेस्ट खेल चुकी है। वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 15 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्रिकेट की ही खबर से जुड़े रहेंगे और बात करेंगे IPL की, जहां इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। 2 बार चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2021 में 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें KKR ने 5 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं 6 मैचों में टीम को करारी हार झेलनी पड़ी है। 5 जीत के साथ ही KKR ने 10 अंक लेकर अंक तालिका में चौथे पायदान पर बरकरार है।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया है। केकेआर के ओपनर बल्लेबाज शुभमान गिल अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत देते हैं। शुभमान गिल आईपीएल 2021 के दूसरे सीजन में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं। वहीं पिछले कुछ मैचों में मध्यक्रम के बल्लेबाज नीतीश राणा ने अपने बल्ले से केकेआर को 2 महत्वपूर्ण जीत दिलाई है। बात करते हैं कल खेले गए मुकाबले की, जहां इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बाद सीएसके की टीम ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टीम के अब 11 मैचों में 18 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में शीर्ष पर बरकरार है। शारजा में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने 135 रन के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अंबाती रायडू 17 और महेंद्र सिंह धोनी 14 रन पर नाबाद रहे। धोनी ने सिद्धार्थ कौल की गेंद पर छक्का लगाकर सीएसके को जीत दिलाई। तो एक बेहतरीन और शानदार जीत रही सीएसके के लिए। अब बात करते हैं यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग की, यानी फुटबॉल की। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में गुरुवार को टॉटनहम हॉटस्पर्स और एनएस मूरा के बीच मुकाबला देखने को मिला, जहां हॉटस्पर्स की टीम ने धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल की। हॉटस्पर्स की टीम ने एनएस मूरा को 5 के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत में हैरी केन की भूमिका अहम रही, जिन्होंने मैच में गोल की हैट्रिक लगाई। केन ने 68वें, 77वें और 88वें मिनट में गोल दागे। केन के अलावा एली और लो सेल्सो ने भी एक गोल किए। वहीं मूरा की ओर से एकमात्र गोल 52वें मिनट में कॉस ने किया। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें रजनी, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस आपके पास। बहुत शुक्रिया गौरव आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से समाज के कमजोर तबके को काफी लाभ मिला है। इस योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त अनाज ने गरीब परिवारों के सामने कोरोना काल में आए भोजन के संकट को दूर करने का काम किया। खास बात यह है कि देश के सुदूर गांव में कमजोर तबके के लोग केंद्र सरकार की इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए बिहार के खगड़िया जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है बिहार के खगड़िया जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित दहमा खेरी खुटहा पंचायत। ये गांव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सफलता की कहानी को बयां करता है। ये बताता है कि देश के सुदूर गांवों में रहने वाले गरीब तबके के सामने आए भोजन के संकट को इस योजना ने कैसे दूर किया है। पहले बहुत भुखमरी था, यहाँ बहुत परेशानी था। घर घर जब देखते उससे मांगता था, जब से ये सरकार अनाज मुफ्त दिया है ना, तब से आराम से सब लोग खाते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। 5 किलो नगद मिलता है और 5 किलो मुफ्त वाला मिलता है। चावल गेहूँ मिला करके 10 किलो मिलता है, जिसमें 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, और हम 5 यूनिट हैं। हमको 50 किलो गेहूँ चावल मिलता है, 25 किलो मुफ्त वाला और 25 किलो पैसा वाला। पहले से अभी बहुत खुशहाल अच्छा से हम खाते पीते हैं और रहते हैं। इस योजना से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज का सहारा कमजोर तबके के परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों की बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है। मोदी सरकार हमको राशन देता है, ऐसे हम परिवार भरण पोषण कर लेते हैं। इससे गरीबों को बहुत आसान हो, जैसे बाढ़ उड़ाया है, इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश के गरीब परिवारों को कोरोना काल में काफी राहत पहुंचाने का काम किया है। बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी ये योजना सफलतापूर्वक काम कर रही है और गरीब तबके को निशुल्क अन्न मुहैया करा रही है। खगड़िया से डीडी न्यूज के लिए शशि कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों गरीब परिवारों के जीवन में आशा की किरण बनकर सामने आई है। इस योजना की मदद से उन लाखों गरीब परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हुआ है, जिनके सर पर या तो तिरपाल थी या फिर छप्पर की छत। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से जनपद कानपुर देहात में
4,500 से ज्यादा गरीब परिवारों को मिला है अपना पक्का घर। देखिए यूपी के कानपुर देहात से ये ग्राउंड रिपोर्ट। जिनके सर पर कल तक छप्पर की छत थी और बारिश से बचने के लिए महज एक तिरपाल का सहारा था, आज उन परिवारों को मिल गया है अपना पक्का घर और सर पर पक्की छत। ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से। यहाँ की जो जनता है बहुत ही गरीब तबके की थी, झोपड़ी झोपड़ी में रहते थे जहाँ बिच्छू सांप निकलते थे। आज प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत उनको आवास मिले हैं, बड़े ही खुश हैं। पानी चूता था हमारे घर में, बहुत दिक्कतें थी, बहुत हम लोग परेशान थे और ये योजना में हम बहुत अच्छे खुश हैं और जो है हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बहुत खुश हैं। यूपी के जनपद कानपुर देहात के हजारों परिवारों के जीवन में खुशियां लेकर आई है प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ 4,574 परिवारों को मिला है अपना पक्का घर। हमारा घर कच्चा था, हमारे यहाँ बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। जब से मोदी जी ने हमें ये आवास दिया सरकारी, तब से हमें बहुत सुविधा, हमारे घर में लाइट भी है, हमें सब चीज़ की सुविधा है। हमारे पास मकान नहीं था, चूता था पानी, जब से मोदी सरकार आई है तब से हमें आराम हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना यूपी के जनपद कानपुर में हजारों गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। जो लोग वर्षों से कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे, आज उनके पास अपना पक्का घर और सर पर पक्की छत है। डीडी न्यूज के लिए कानपुर से देवेश सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जम्मू जिले में हर युवा सेना या फिर अन्य सुरक्षा बल में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखता है। यहाँ के लड़के तो ये सपना पूरा कर ही रहे थे, लेकिन अब लड़कियों ने भी सेना में भर्ती होने की ठान ली है और इस सपने को मुमकिन बनाया है सेंटर फॉर बॉर्डर यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट कार्यक्रम में। मैदान में कसरत करती ये लड़कियां कल की सैनिक हैं। ये न सिर्फ देश की सुरक्षा का ख्वाब देख रही हैं, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए पसीना भी बहा रही हैं। ये मर्दानियां जम्मू के सीमांत इलाकों से हैं, जो सेना या सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारियां कर रही हैं। देश के विकास में बराबर की भागीदारी करने वाली महिलाएं अब देश की रक्षा की जिम्मेदारियों को बराबरी से निभाना चाहती हैं। जम्मू कश्मीर में निजाम बदला है तो यहाँ की फिजा भी पूरी तरह बदल गई है। महिलाओं के लिए न सिर्फ अवसर बढ़े हैं, बल्कि उनके लिए माहौल भी अनुकूल हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से शुरू किए गए सेंटर फॉर बॉर्डर यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट कार्यक्रम रंग लाता है तो ये मर्दानियां जल्द सेना या अन्य सुरक्षा बलों में तैनात होकर देश का गौरव बढ़ाएंगी। इस साल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोग्राम को रिवैम्प किया है और सी डाइट के नाम से डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर्स को हम शुरू किया है, जिसके तहत 9 सेंटर्स इस वक्त जो है ऑपरेट हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जिसके अंदर लड़कों के साथ साथ इस बार पहली बार लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। कोशिश यही है कि इन बच्चों को अगले 3 महीनों में जो आर्म फोर्सेस की रिक्रूटमेंट है उनके लिए ट्रेन किया जा सके, उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जा सके और एकेडमिक ट्रेनिंग्स दी जा सके। सेंटर फॉर बॉर्डर यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। खासकर लड़कियों को उनके घर के पास ही प्रशिक्षण और तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। बॉर्डर का बच्चा सिटी से और अर्बन और रूरल का जो डिफरेंस है उसको दूर करने के लिए, फिर बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, बच्चों को ये बताने के लिए कि हम आपके डोर स्टेप पे, आपके घर के पास वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं जो आप किसी तरह से जम्मू में या रूरल एरिया से दूर शहरों में है वो आप नहीं ले पा रहे। पहली बार सीमावर्ती क्षेत्रों की लड़कियों को इस तरह की ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे पहले इस योजना के तहत सीमांत क्षेत्रों के लड़कों के लिए ये ट्रेनिंग शुरू की गई थी। उस कार्यक्रम की सफलता ही थी जिसकी वजह से अब लड़कियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इस सेंटर में लड़कियों को महिला इंस्ट्रक्टर ही प्रशिक्षण देती हैं। वे भी इस पहल से बेहद आशावान हैं। बॉयज के लिए था बट गर्ल्स के लिए कुछ नहीं था। जैसे गर्ल्स बाहर अपने जैसे गांव एरिया में उनकी ऐसी मेंटालिटी बन गई होती है कि जो लड़कियां हैं ये कुछ नहीं कर सकती हैं, ये दौड़ नहीं सकती हैं, इनके लिए डिफेंस में जाना अच्छा नहीं है। तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ करने के लिए। मैं जितनी भी गर्ल्स हैं और भी बाकी गर्ल्स को मोटिवेट करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस में आए। इस कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षु ऑनलाइन आवेदन करते हैं।
प्रशिक्षण ले रही लड़कियों में गजब का आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है। वे कहते हैं कि सेंटर में उन्हें व्यक्तित्व विकास के साथ साथ अनुशासन और शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो जो चीज़ें हमने मांगी उन्होंने हमें सब चीज़ें प्रोवाइड की। हम बस ये चाहते हैं कि हम अपने फ्लाई मंडाल या अपने देश का नाम इतना ऊंचा करें ताकि सबको पता चले कि फ्लाई मंडाल की लड़कियां बहुत तेज़ हैं। ये सपना जब मैं हुई थी, मेरे पापा भी आर्मी में हैं, तो मुझे उधर से ही ये सपना मतलब क्रेज़ था कि आर्मी में जाना है। जम्मू में इस कार्यक्रम के तहत 9 केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरी ट्रेनिंग की अवधि 3 महीने की है। इस दौरान यहाँ लड़कियों को शारीरिक और शैक्षणिक दोनों तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे सेना और सुरक्षा बलों की भर्ती प्रक्रिया को पास कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर थोड़ी दिलचस्प। आपको क्या लगता है कि कॉफ़ी सिर्फ ड्रिंकिंग आइटम है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। आपने अभी तक कई तरह की पेंटिंग्स देखी होंगी। आज आपको दिखाते हैं ऐसी पेंटिंग जहां पर कॉफ़ी का इस्तेमाल हुआ है। पिंक सिटी जयपुर की आर्टिस्ट निधि भारती की पेंटिंग सबसे अलग है। निधि अपनी कलाकृतियों में एक्रिलिक ऑयल पेंट की जगह कॉफ़ी पेंट का इस्तेमाल करती है। कहते हैं प्रतिभा छिपाई नहीं छिपती है और कला को निखरने के लिए साधन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जयपुर में, जहां एक महिला ने अपनी चित्रकारी से न सिर्फ लोगों को प्रभावित किया है बल्कि अपनी चित्रकारी के अनूठे ढंग के लिए भी वाहवाही बटोरी है। निधि भारती कॉफी से कैनवस पर ऐसी चित्रकारी करती हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। किचन में इस्तेमाल होने वाली कॉफी से बनी पेंटिंग अब देश विदेश तक धमाल मचा रही हैं। निधि कहती हैं कि उन्हें कॉफी से चित्रकारी करने में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद ये लंबे वक्त तक खराब नहीं होती हैं। उस दिन मैं बना रही थी एंड कॉफ़ी पीने का मुझे शौक रहा है और है भी, तो वो कॉफ़ी मेरे कैनवस पे गिर गई थी। तो जब वो गिरी कॉफ़ी तो मुझे वो अच्छी लगी, जिस तरह से वो फैली कॉफ़ी। उसी टाइम मैंने उस पेंटिंग उस कॉफ़ी से उस कैनवस के ऊपर पेंटिंग बनाई। देन उसी समय मुझे जो मज़ा आया उसका फ्लो का, उसका रिचनेस का, कलर जो एक अर्दी कलर, जो बर्निंग कलर उसका रहता है कॉफ़ी का, वो मुझे बहुत मतलब दिल को छू गया। एंड उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि ऑयल में, एक्रिलिक में, बहुत सारे सभी मीडियम्स में बहुत काम है, बहुत सारी दुनिया उन्हीं में काम कर रही है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जो कि लोगों को कुछ अलग दे सकूं, दिखा सकूं अपने इमोशंस के थ्रू। तो तब से मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं कॉफ़ी में अपना काम कर सकूं। कॉफी से एक पेंटिंग को बनाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। पेंटिंग को काफी बारीकी से तैयार किया जाता है। निधि बताती हैं कि पहले लोग कॉफी से बनी पेंटिंग्स को समझ नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ बढ़ी और उनके भीतर इन पेंटिंग्स को लेकर रुचि भी बढ़ गई। बाहर से भी आते हैं। मेरा वर्ल्ड आर्ट दुबई में फर्स्ट शो बाहर का लगा था एंड वहाँ पे भी इट वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरा 2 पेंटिंग सेल आउट हुआ था। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे सिलेक्शन के थ्रू कोरिया गया था एंड अब रिसेंटली मेरा जनवरी में दिल्ली हैबिटेट ओपन पाम में मेरा सोलो शो में लगा रही हूँ। निधि की पेंटिंग्स की कीमत 10,000 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक है, लेकिन वो इससे भी महंगी पेंटिंग्स बनाती हैं। निधि की तस्वीरों की प्रदर्शनी दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में भी लग चुकी है। यही नहीं, दुबई में भी इनके कई एग्जीबिशन लग चुके हैं, जहां लोगों ने कॉफी से तैयार तस्वीरों को काफी सराहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस है और निधि से प्रेरित होकर न केवल आज के दिन हम कॉफी पी सकते हैं बल्कि कॉफी से चित्रकारी भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के सफर के आज के एपिसोड में हम महान समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि एनी बेसेंट की कहानी कहेंगे। उन्होंने छुआछूत के उन्मूलन और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए काम करने वाले रघुपति वेंकट रत्नम नायडू को श्रद्धांजलि आज हम दे रहे हैं। नायडू ने विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही आज हम अनुभवी सांसद
हृदयनाथ कुंजरू को भी याद करेंगे। एक महान समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों में से एक एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। वो तत्कालीन सांसद चार्ल्स ब्रैडलॉ के नेतृत्व में स्वतंत्र विचार और कट्टरपंथी आंदोलनों में शामिल थीं। एनी बेसेंट श्रमिक संघ, राष्ट्रीय शिक्षा, महिलाओं को मतदान का अधिकार और जन्म नियंत्रण जैसे अग्रणी विचारों की पक्षधर थीं। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई, जो कर्म और पुनर्जन्म के हिंदू विचारों पर आधारित एक धार्मिक आंदोलन था। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। वसंत देवी जगत वंदिते, प्रज्वलिते ज्ञान ज्योति सकल जनहिते, नमः नमः वसंत देवी जगत वंदिते। एनी बेसेंट 1893 में भारत आईं और उन्हें यहाँ की मिट्टी से प्यार हो गया। वे महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और विशेष रूप से उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में खड़ी थीं। महात्मा गांधी ने एक बार एनी बेसेंट के बारे में कहा था, उन्होंने भारतीय लोगों को गहरी नींद से जगाया है। उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ 1916 में होम रूल लीग की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में लोकतंत्र और साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व के लिए अभियान चलाना था। जून 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य ने एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार किया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका कड़ा विरोध किया। सितंबर 1917 में जब बेसेंट को रिहा किया गया तो देश भर से लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। बाद में दिसंबर 1917 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एनी बेसेंट ने 1916 में दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह, बनारस के महाराजा प्रभु नारायण सिंह, मदन मोहन मालवीय और सुंदरलाल की सहायता से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में उन्होंने 1922 में हैदराबाद राष्ट्रीय कॉलेजिएट बोर्ड भारत की स्थापना में भी सहायता की। 20 सितंबर 1933 को चेन्नई में एनी बेसेंट का निधन हो गया। रघुपति वेंकट रत्नम नायडू का जन्म 1 अक्टूबर 1862 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। उनके पिता रघुपति अप्पाया नायडू सेना में सूबेदार थे और वे चंद्रपुर में रहते थे। इससे रघुपति वेंकट रत्नम को हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक किया। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से एमए और एलटी पूरा करने के लिए आगे की शिक्षा जारी रखी। रघुपति वेंकट रत्नम ने लोगों को ईमानदार नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 1891 में सामाजिक शुद्धता संघ की स्थापना की। उन्होंने छुआछात के उन्मूलन और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए काम किया और उनके लिए एक अनाथालय तथा एक छात्रावास की स्थापना की। रघुपति वेंकट रत्नम ने आंध्र में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किए और काफी हद तक इसमें सफल भी हुए। रघुपति वेंकट रत्नम ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आंध्र में ब्रह्म समाज आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन सभी सामाजिक सुधारों के कारण उन्हें वीर सलिंगम पंथुलू के बाद आंध्र के दूसरे महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। रघुपति वेंकट रत्नम ने 26 मई 1939 को अंतिम सांस ली। आज ही के दिन हृदयनाथ कुंजरू का जन्म वर्ष 1887 में हुआ था। वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और जानी मानी हस्ती थे। हृदयनाथ लगभग 4 दशक तक प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न विधायी निकायों में सेवारत एक अनुभवी सांसद भी थे। वे भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी गहरी दिलचस्पी थी। हृदयनाथ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स और इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सह संस्थापक भी थे। हृदयनाथ कुंजरू ने 3 अप्रैल 1978 को अंतिम सांस ली।
आजादी के नायकों की गौरवमयी गाथाएं हम आप तक लेकर आते रहेंगे। और आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए।